नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। पावर सेंटर के आज इस शो में हम लेकर आए हैं कांग्रेस की आगामी रणनीति पर चर्चा। एक एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन कर सकती है और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि गणेश गोदियाल के कांग्रेस में आने के बाद क्या सूरत बदली है। सूरत बदली है तो किस तरीके से बदली है, और मुख्य जो पार्टी है कांग्रेस के विरोध में जो पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसकी रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है गणेश गोदियाल के आने के बाद, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस इतने खेमों में बटी हुई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को खुद ही समझ में नहीं आता कि असली कांग्रेस है कहां। और यही वजह है कि कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से लगातार बिखरती गई है। एक उम्मीद की किरण के तौर पर कांग्रेस के दिल्ली आला कमान को यह लगा कि गणेश गोदियाल को कमान अगर सौंप दी जाए तो शायद कांग्रेस एकजुट होकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकती है, अपना वर्चस्व दोबारा स्थापित कर सकती है। हालांकि गणेश गोदियाल ने एक बार पहले भी कोशिश की थी, कांग्रेस आला कमान ने एक बार पहले भी गणेश गोदियाल को कमान दी थी, लेकिन जो कमाल होना चाहिए था इस कमान मिलने के बाद वो कुछ खास दिख नहीं पाया था। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस के दिल्ली आला कमान ने गणेश गोदियाल को जब कमान दे दी है, लगभग 2-2.5 महीने का वक्त बीत गया है, तो यह सवाल उठता है कि आखिर गणेश गोदियाल किस राह पर चल रहे हैं और उस राह पर मंजिल कौन सी आएगी। क्या वो मंजिल कांग्रेस को वापस उत्तराखंड में सत्ता की देहरी तक पहुंचा पाएगी? यह बड़ा सवाल है। अगर आप गणेश गोदियाल की मुख्य राजनीति को देखें तो उससे यह लगता है कि गढ़वाल रीजन में गणेश गोदियाल का अच्छा खासा प्रभाव है, और समूची राज्य की राजनीति को देखें तो विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर इसको आंका जाए तो लगभग 40 से 41 सीटें ऐसी हैं जो गढ़वाल रीजन से आती हैं। इस लिहाज से देखिए तो कांग्रेस आला कमान का यह फैसला बिल्कुल सही साबित होता है कि गढ़वाल के एक तेज तर्रार नेता को, और खास तौर पे ब्राह्मण नेता को, अगर आप कमान दे देते हैं तो उससे ये उम्मीद तो की जा सकती है कि कम से कम 40-41 सीटों में कुछ प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस के लिए राह कुछ आसान होगी। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? ऐसा नहीं है। कांग्रेस की खेमेबाजी हमेशा से उसके लिए सिरदर्द रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कांग्रेस में प्रीतम गुट अलग होता है, यशपाल आर्या का गुट अलग होता है, प्रदेश अध्यक्ष का गुट तो अलग रहता ही रहता है, और इस सबसे इतर एक ऐसा गुट है जो सबसे ऊपर रहता है। एकला चलो की वो जो कहावत है वो सबसे ऊपर रहती है, और उस नेता का नाम है हरीश रावत। हरीश रावत का अपना एक गुट है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हरीश रावत ही उत्तराखंड में कांग्रेस है और कांग्रेस ही हरीश रावत है, इससे इतर कोई है ही नहीं। ये जो खेमेबाजी है, ये खेमेबाजी हर बार कांग्रेस को आगे की बजाय पीछे खींचती है। और जो खबरें हैं वो ये हैं कि इस बार भी शायद प्रीतम सिंह को इस बात का एहसास था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। यशपाल आर्या को भी कुछ ऐसी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस आला कमान ने गणेश गोदियाल को कमान सौंपी, और अब जो खबरें हैं कि इससे कुछ कुछ नाराजगी प्रीतम सिंह को फिर से है, और यही वजह है कि प्रीतम सिंह गणेश गोदियाल के कार्यक्रमों से कुछ कटे कटे से हैं। हालांकि यशपाल आर्या ने बहुत हद तक अपना मन बना लिया है और वो गणेश गोदियाल के साथ तो नजर आते हैं, लेकिन प्रीतम सिंह कई बार आपको दूर से दिखाई देते हैं। और ऐसे में सवाल फिर वही है कि ये खेमेबाजी, ये गुटबाजी क्या कांग्रेस को ले डूबने के लिए फिर से एक बार तैयार खड़ी है? और जो सबसे बड़ा गुट है, इसकी बात अभी अभी की हमने कि हरीश रावत का अपना जो ऑरा है वो क्या कर रहा है,
गणेश कुदियाल के सिर पर क्या हरीश रावत का आशीर्वाद है, ये बड़ा सवाल है। अगर हरीश रावत इतर रहेंगे गणेश कुदियाल से, तो क्या वाकई में गणेश कुदियाल कोई करिश्मा कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा है कि जब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंट रहे थे, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत कुछ प्रदेश अध्यक्ष के हाथों में है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ 2022 में हरीश रावत के ही हाथों में है और उनकी ही मर्जी से सारे टिकट विधानसभा में बांटे जा रहे हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? और अगर इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है, तो गणेश कुदियाल के साथ साथ तमाम कांग्रेस के नेताओं के लिए और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेताओं के लिए भी ये एक बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि हरीश रावत की रणनीति इस बार, पिछली बार तो हमने देख लिया है, और इस बार वो क्या करेगी ये किसी को नहीं पता है। ये एक कांग्रेस से जुड़ा सवाल है। अब अगर आप इस तमाम एनालिसिस को, गणेश कुदियाल के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इस एनालिसिस को आप बीजेपी के लिहाज से आंकते हैं, तो उससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि गणेश कुदियाल के आने से बीजेपी में थोड़ी बेचैनी तो है, और वो बेचैनी अब दिखने भी लगी है। उसकी वजहें क्या है वो समझिए। आमतौर पर पहले जब कांग्रेस किसी प्रदर्शन या फिर किसी आंदोलन का ऐलान करती थी, तो वो पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होता था और उसमें गुट अपने अपने रहते थे, और प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो 2-4 लोग होते थे वही उस आंदोलन और प्रदर्शन में साथ होते थे। लेकिन और सबसे बड़ी बात कि आमतौर पर प्रदर्शन सिर्फ देहरादून तक ही सीमित रहते थे। कभी गांधी पार्क तक चले गए, कभी राजीव भवन जो प्रदेश मुख्यालय है उत्तराखंड कांग्रेस का, उसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बस वहीं तक आंदोलन प्रदर्शन रह जाता था। लेकिन इस बार गणेश कुदियाल के आने के बाद रणनीति थोड़ी बदली है, और खास तौर पर जब अंकिता भंडारी केस में हमने देखा कि सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही थी, उसके बाद पूरे राज्य में एक एक करके गणेश कुदियाल के नेतृत्व में और तमाम अन्य नेताओं ने सड़क पर निकलकर आंदोलन में हिस्सा लिया है। ये एक बदलाव है, और इसी बदलाव की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी में बेचैनी की बात हम कर रहे हैं। कांग्रेस धीरे 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 अगर उसकी सिरे एक में जुड़ रहे हैं, अगर इन बड़े नेताओं की नाराजगी दूर हो गई और जो लक्षण दिख रहे हैं कांग्रेस के, अगर वो इसी तरीके से रहे, जो सिरे हैं वो जुड़ते रहे, तो यकीन मानिए बीजेपी की ये बेचैनी बढ़ने वाली है 2027 तक। बीजेपी में हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि बीजेपी के तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो ये जानते हैं कि वो मोदी लहर में जीत कर तो आ गए हैं, लेकिन अगली बार अगर जरा से भी मोदी लहर कमजोर पड़ी या फिर कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ लिया, तो उनके लिए सीट निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि ऐसे नेताओं की बेचैनी सबसे पहले बढ़नी शुरू हो गई है, और बीजेपी को भी लगने लगा है कि अब एक मजबूत कांग्रेस के साथ उनका मुकाबला 2027 में होने जा रहा है। ये एक आकलन है, लेकिन जब इस वीडियो को हम अंतिम हिस्से में आते हैं, तो एक बहुत अहम सवाल हम कांग्रेस के लिए उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कांग्रेस ने अपना सेनापति तो तैनात कर दिया है, लेकिन सेना तो उसके पास है ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारिणी बनाना ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए महाभारत हो जाता है, क्योंकि वो किसको एडजस्ट करें और किसको छोड़ें वो तय ही नहीं कर पाते। और खुद शायद गणेश कुदियाल भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद जब उनकी मुलाकात दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से हुई थी, उसी वक्त उनको ये टाइमलाइन दी गई थी कि आप जल्द से जल्द अपनी टीम तैयार कर लीजिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 2-2.5 महीने बीत जाने के बावजूद गणेश कुदियाल वो टीम तैयार नहीं कर पाए हैं। और अब दोबारा जब दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई है, तो दोबारा उन्हें टाइमलाइन दी गई है कि आप जल्द से जल्द अपनी टीम तैयार कर लीजिए, अपनी कार्यकारिणी तैयार कर लीजिए।
अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस में खेमेबाजी, गुटबाजी, नाराजगी, मानने, मनाने, रूठने का दौर किस तरीके से चलता है कि प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी में किसको शामिल करें, किसको छोड़ दें, यह तय ही नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि सेनापति तो तैयार है, लेकिन पीछे सेना कहां है, किसके बल पर आप लड़ेंगे, यह युद्ध कैसे लड़ा जाएगा पार्थ, ये बताओ। यह सवाल गणेश कोदियाल से है, क्योंकि कार्यकर्ता तो आपके हैं नहीं, कार्यकर्ता का बेस आपका बहुत कमजोर है और इस बात को खुले तौर पर आप भी स्वीकार कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से आपकी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में जो कार्यकर्ताओं का बेस आपके साथ होना चाहिए वो कहीं नहीं है। अगर हैं भी तो सब सुप्तावस्था में हैं, सब सोए हुए हैं। उन्हें जगाने के लिए आपको 1 साल का वक्त है, शायद आप जगा पाएं। और खास तौर पे जो कार्यकारिणी आपकी मजबूत रीढ़ के तौर पर होगी वो भी नहीं दिख रही है। तो ये सवाल जो आखिरी हिस्सा है इस वीडियो का, इस एनालिसिस का, गुटबाजी है, खेमेबाजी है, ठीक है, हालात कुछ अच्छे लग रहे हैं, पहले से थोड़े सुधरे हैं, लेकिन इतने भी सुधरे नहीं हैं कि इसे हम कह पाएं कि 2027 में इस राज्य के लोगों को एक मजबूत कांग्रेस का विकल्प दिख रहा होगा। कहीं ऐसा न हो कोदियाल साहब कि लोग, जनता ये कहें कि इनको न दें तो कांग्रेस को भला कैसे दे दें। इनको कौन है, समझ रहे हैं ना आप? भारतीय जनता पार्टी। अगर बीजेपी के उम्मीदवार को वोट ना दें तो आखिर दें किसे, कौन है मजबूत? तो कम से कम ये स्थिति ना आने दीजिए, लोगों को एक मजबूत विकल्प तो दीजिए। चयन करना उनका अधिकार है, चयन वो करेंगे, लेकिन मजबूत विकल्प के तौर पे खड़े होने की आपकी स्थिति होनी तो चाहिए। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि सेना बनाइए, मजबूत विकल्प के तौर पर खड़े होइए और फिर देखिए कि स्थिति क्या बनती है। 19 सीटों से आगे बढ़ना है तो इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। और आपके लिए कुछ अच्छे संकेत दिख तो रहे हैं, लेकिन इन संकेतों को आप कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर है। इस वीडियो के आखिर में जो तमाम दर्शक हैं उनसे गुजारिश कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट बॉक्स आपके लिए, क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस कुछ करामात कर पाएगी? कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।